हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पृथ्वी की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। पृथ्वी की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10 मीटर होती है त्रिज्या। लेकिन जब आकार की बात होगी तब हो जाएगी 10 के पावर -15 मीटर। पृथ्वी की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न है KWH, इसको कहते हैं किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर, किसका यूनिट है? तो किलोवाट आवर यूनिट है ऊर्जा का यानी एनर्जी का। किलोवाट, मेगावाट, वाट, हॉर्स पावर। देखिए जिसमें वाट लग जाता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, वाट, हॉर्स पावर यूनिट है किसका? तो यह शक्ति का यूनिट है यानी पावर का। और याद रखिएगा फॉर्मूला ये कहीं पर बता रहे हैं, पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है। यानी पावर, शक्ति निकालने का सूत्र क्या है? तो वर्क यानी कि कार्य बट्टा टाइम का मतलब समय होता है। और एक और चीज जान लीजिएगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है? तो एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। लेकिन भारत में डीसी सप्लाई की आवृत्ति पूछा जाए तो भारत में डीसी सप्लाई की बात आएगी तब 0 हो जाएगा। डीसी सप्लाई भारत में 0 है, एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत, इसको लीवर कहते हैं इंग्लिश में। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो स्टेपेडियस है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? स्टेपेडियस है। ध्यान देना है कि सबसे छोटी अस्थि पूछा जाए यानी हड्डी पूछा जाए तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज है सबसे छोटी अस्थि, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि की बात आएगी तो स्टेपेडियस हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? तो रिफ्लेसिया है। रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प की बात आएगा तो हो जाएगा बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कुल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है, यानी 6 है। अक्रिय गैस कुल कितने हैं? 6 है। और इसको 18वें ग्रुप में रखा गया है। और 6 में प्रकृति में जो पाए जाते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन पाए जाते हैं। रेडॉन प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। यह कहां पे? जब भूकंप आने वाले रहते हैं उस समय में पृथ्वी से रिलीज होता है रेडॉन। रेडॉन की परमाणु संख्या बहुत पूछता है, 86 होगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? तो पोलोनियम का है। सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? तो पोलोनियम का है, जो 27 गो होता है। 27 गो। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात जानना है कि समस्थानिक का खोज किसने किया था? तो समस्थानिक का खोज किया गया था सॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? सॉडी के द्वारा। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसी को समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसी को समस्थानिक कहते हैं। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है?
पानी में घुलनशील विटामिन है तो बी सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है EDKA, यानी विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। वायुमंडल से CO2 को बाहर करती है, तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से CO2 को बाहर करती है कौन? तो पौधे करते हैं। कौन से प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल से CO2 को बाहर करती है पौधे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? तो सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि इतना की स्पीड से अगर वहां से किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वहां से वो ग्रेविटी को पार करके मतलब उससे दूर चला जाएगा, वो फिर से लौट कर नहीं आएगा। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.03% है। सूर्य में उपस्थित गैस कौन कौन से हैं? सूर्य में उपस्थित गैसेस है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। E बराबर mc² किसने दिया? तो आइंस्टीन दिए थे। आइंस्टीन, आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन देश से बिलोंग करते थे। E बराबर mc² इन्होंने 1905 में दिया था, 1905 में। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए थे। आइंस्टीन का ही पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा धातु है? तो कोई धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पारा। तो इसको याद रख सकते हैं, धातु 2 अक्षर का है और पारा 2 अक्षर का है। अधातु 3 अक्षर का है, ब्रोमीन 3 अक्षर का है। क्योंकि याद तो रहेगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, धातु कौन है, अधातु कौन है। तो आप याद रख सकते हैं 2 अक्षर का धातु, 2 अक्षर का पारा, अधातु 3 अक्षर का, ब्रोमीन भी 3 अक्षर का। एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं दोनों। हेमेटाइट मैग्नेटाइट अयस्क है किसका? लोहा का। हेमेटाइट मैग्नेटाइट अयस्क है लोहा का। लोहा का संकेत Fe होता है, लोहा का संकेत Fe होता है। परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु द्रव्यमान 56 होता है, 56। स्मॉल g यानी ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? तो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो कैपिटल G का वैल्यू क्या होगा? 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसी चीज को आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, और इसी घटना का परिणाम है कि कोई भी बैलून या बैलून को जब छोड़ा जाता है, गैसेस वाले बैलून जो होते हैं, ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बैलून का बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था, 1972 में। इसरो, और एक और याद रख सकते हैं यहीं पे, जीआईसी की स्थापना भी 1972 में हुआ था। नासा की स्थापना कब हुआ? तो नासा की स्थापना 1958 में हुआ। इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग को संभालता है,
लेकिन नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग को संभालता है। ये 1958 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। असत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? असत्य फल पुष्प क्रम से, यानी कि बीजांड बोल सकते हैं इसको। तो असत्य फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। और सत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से उत्पन्न होता है। प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चन को देखकर और उसमें से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को ही यहाँ पर निकाल कर दिया गया है। साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं अभी तक किए हुए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।